तो संख्यावाचक विशेषण के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में बताता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के परिमाण मतलब नाप के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें लीटर, मीटर, किलो, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गिलास में थोड़ा पानी बचा है, कितना पानी बचा है इसका सही परिमाण हमको नहीं। सुधा ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, इसमें निश्चित है परिमाण के बारे में हमको पता चल रहा है। तो इन वाक्यों से, उदाहरणों से ये पता चलता है कि परिमाणवाचक जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर से ध्यान दीजिए, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में, नापतोल के बारे में बताता है या बोध कराता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो 40 है वो संख्या की बात। 3 मीटर कपड़ा लाओ, तो ये 3 मीटर जो कपड़ा है, 3 मीटर जो है वो परिमाण के बारे में बता रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण के बारे में बताते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, तो यहाँ 5 किलो जो है वो चीनी की मात्रा के बारे में, परिमाण के बारे में बता रहा है। कितना किलो? 5 किलो, तो 5 किलो होगा ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 3 लीटर पानी, 3 लीटर जो है वो पानी की निश्चित मात्रा को बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, इसलिए यह निश्चितवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से निश्चित मात्रा का बोध ना हो, जिस विशेषण शब्द से निश्चित मात्रा का बोध ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा दूध में जो थोड़ा शब्द है ये निश्चित मात्रा को नहीं बता पा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित है। कुछ मिठाई है, थोड़ा आटा, ये शब्द वस्तु की परिमाण के बारे में पूरा ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब चौथा है सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, घर संज्ञा है, उससे पहले सर्वनाम आया यह, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण। यह विद्यालय हमारा है, तो यह विद्यालय यानी विद्यालय क्या है? विद्यालय संज्ञा है और यह सब सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यह जो होगा वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। संज्ञा से
विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है? विशेषणों की रचना 4 प्रकार से की जाती है। संज्ञा शब्दों से की जाती है, और सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं, और अवयव से विशेषण बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं संज्ञा से विशेषण कैसे शब्द बनाए जाते हैं, संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे वर्ष, वर्ष संज्ञा है, इसका विशेषण बनेगा वार्षिक। अर्थ से आर्थिक, धर्म से धार्मिक, तो धार्मिक शब्द भी विशेषण होगा। दान, दान शब्द क्या है? संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा? दानी। ईश्वर संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा ईश्वरीय। पूजा, इसका विशेषण होगा पूजनीय। रोग, इसका विशेषण होगा रोगी। क्रोध, क्रोधी। कृपा, कृपालु। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण बनते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे विज्ञान से वैज्ञानिक, ग्राम से ग्रामीण, राष्ट्र से राष्ट्रीय, आदर्श से आदरणीय, समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, दया से दयालु, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, रंग से रंगीन। रंग संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण बनेगा रंगीन। प्यास से प्यासा। तो इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं सर्वनाम शब्दों से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे मैं सर्वनाम है, इसका विशेषण होगा मेरा। तुम, तुम्हारा। हम, हमारा। कौन, कैसा। तो यहाँ मेरा, तुम्हारा, हमारा, कैसा, ये शब्द विशेषण है। यह का होगा ऐसा, जो, जैसा, वह, वैसा, मुझ, मुझसा। तो ये विशेषण है। अब क्रिया, क्रिया से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे बेचना, बेचना क्रिया है, इसका विशेषण होगा बिकाऊ। टिकना, टिकना शब्द क्रिया है और इसका विशेषण होगा टिकाऊ। पढ़ना क्रिया शब्द, इसका विशेषण होगा पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। कमाना, कमाऊ। भूलना, भुलक्कड़। तैरना, तैराक। लूटना, लुटेरा। तो इस प्रकार क्रिया शब्द से विशेषण बनाए जाते हैं। अब इसके बाद है अवयव से विशेषण बनाना। जैसे ऊपर, ऊपर से हो जाएगा ऊपरी। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। तेज, तेजी। नीचे, निचला। तो ये है अवयव से विशेषण। अब हम आपको बता रहे हैं प्रविशेषण, जो कि जिसके बारे में यहाँ आपको बताया प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण शब्द किसे कहते हैं? विशेषण शब्द, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर फूल खिला है, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण। फिर से विशेषण शब्द की, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर फूल खिला है, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण। तो इस प्रकार विशेषण के बाद अब हम आपको दूसरा आगे वाला चैप्टर बता रहे हैं क्रिया। क्या बताने जा रहे हैं हम आपको? क्रिया। इसको एक बार और दोहरा दें संक्षेप में, दो मिनट के लिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं आदि आदि के बारे में बता रहे हैं। क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब।
सकर्मक। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले बता लें क्रिया किसे कहते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे दादी कहानी सुना रही है, तो यहाँ सुना रही है क्रिया। पक्षी उड़ता है, तो उड़ता शब्द जो है वह क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं जो है वह क्रिया है। तो सुना रही है, उड़ता है, खेल रहे हैं, ये सब कार्य के होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी क्रियाएं हैं, या ये सभी क्रिया कहलाती हैं। तो संक्षेप में हम कहें, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। अब है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, चल क्या है? धातु। इसमें हम ना जोड़ दिए तो चलना बन जाएगा। हाँ, हंस, हंस में ना जोड़ दिए तो हंसना हो जाएगा। तो हंस क्या है? ये धातु है। तो धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ देने पर वो अपना सामान्य रूप ले लेता है। जैसे सो, सो में ना प्रत्यय जोड़ दिए सोना हो गया। चल, चल में ना प्रत्यय जोड़ दे तो चलना हो गया। तो इस प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में सुनिए, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। रवि तैरता। इस वाक्य में देखिए, रवि, रवि करता है। तैरना क्रिया, यहां पर कर्म है, तो रवि तैरता है, यहां कर्म नहीं है। रवि यहां पर करता है, क्योंकि तो तैरने का काम वो कर रहे हैं। करता किसे करते हैं? जो काम करे वो करता है। तो तैरने का काम कौन करता है? रवि करता है। इसलिए रवि यहां पर करता है, तैरना यहां पर क्रिया है, कर्म नहीं। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरे शब्द में कहें, जहां क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ रहा है, बच्चा सो रहा है, तो दौड़ रहा है, सो रहा है, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले पहचान है। और इसके साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें और कोई उत्तर ना मिले तो आप समझ लीजिए कि वो अकर्मक क्रिया। जैसे लड़का दौड़ रहा है, एक वाक्य देखो, लड़का दौड़ रहा है, प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? लड़का क्या दौड़ रहा है? यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर नहीं आता। अभिनय तैरता है, अभिनय क्या करता है? तैरता है। यहां भी क्या का कोई उत्तर नहीं है। यहां अभिनय, यहां जैसे अभिनय तैरता है, अभिनय क्या तैरता है? यहां भी क्या का कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार ये अकर्मक क्रिया है। जहां कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। खरगोश सो गया, कछुआ चलता है, लोग हंस रहे हैं, तो यहाँ सोना, चलना, हंसना कर्म अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया।
सकर्मक यानी जहां कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसका शीर्षक है सकर्मक क्रिया, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जहां कर्म की क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सारिका पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। यहां पर देखिए सारिका करता है, पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक, पुस्तक कर्म। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, लड़की नृत्य सीख रही है, विपुल ने रोटी खाई। तो इस वाक्य में धोने का फल कपड़े पर, दूसरे वाक्य में सीखने का फल नृत्य तथा तीसरे वाक्य में खाई क्रिया का फल रोटी पर पड़ रहा है। इन सभी क्रियाओं में कर्म है, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। धोबी क्या धोता है? कपड़े धोता है। लड़की क्या सीखती है? नृत्य सीखती है। विपुल क्या खाता है? रोटी खाता है। तो ये सब ये जो है कपड़े, नृत्य और रोटी, ये कर्म है, अतः यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अलावा आपकी पुस्तक में कुछ संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद बताए गए हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इनके बारे में संक्षेप में कुछ बताया गया, उसको सुन लीजिए। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रवि ने दूध पिया, एक ही क्रिया हो, दूध पीने की। पिताजी ने किताब दी, एक क्रिया है। तुम अपना काम करो, एक क्रिया है। अभिषेक ने नई साड़ी खरीदी, एक क्रिया है। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया या सिंपल वर्ब कहते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। 2 या 2 से अधिक धातुओं के बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया का मूल अर्थ देती है, दूसरी क्रिया उसके अर्थ को विशेष छवि देती है, इसलिए दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सभी बच्चे भीतर आ गए, सभी बच्चे भीतर आ गए। यहाँ पर आ मुख्य क्रिया है और गए रंजक क्रिया है। अपना अखबार दे दीजिए, दे मुख्य क्रिया है और दीजिए रंजक क्रिया है। रोहित ने पाठ पढ़ा लिया है, तो पढ़ जो है ये मुख्य क्रिया है और लिया जो है वह रंजक क्रिया कहलाती है। अब है नाम धातु क्रिया है। कुछ ऐसी क्रिया भी हैं जिनके मूल रूप में धातु ना होकर कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, लाज से लजाना, हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, लालच से ललचाना, सज्जा से सजाना, बात से बतियाना, ये सब नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कुछ विशेषण से बनी हुई नाम धातु क्रिया हैं, जैसे गर्म से गरमाना, नर्म से नरमाना, गल से गलाना, साठ से सठियाना, दोहरा से दोहराना और लंगड़ा से लंगड़ाना, अपना से अपनाना। ये जो है अपना से अपनाना, ये सब नाम धातु से बनी है। और इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम नहीं करता और दूसरे को काम करने की प्रेरणा देकर उससे काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से, जब कर्ता स्वयं काम न करे और किसी को काम करने की प्रेरणा देकर उससे काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इंजीनियर ने मशीन चलवाई,
इंजीनियर ने मशीन चलवाई। माँ दूध पिलवाती है तो पिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया के विभिन्न रूप हैं और इन सब के बारे में आपकी किताब में विस्तार से दिया गया है। आप किताब खोलिए और जो हमने पढ़ाया है उसको ध्यान देकर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो आप दोबारा पढ़िए और फिर एक बार समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद बताए हैं वो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आदि आदि के बारे में हमने आपको बताया। तो अंत में फिर से एक बार दोहरा देते हैं, उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाता है। क्रिया का अर्थ है कोई काम करना। क्रिया कार्य के करने का बोध कराती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया। तो इस प्रकार आज हमने आपको विशेषण और क्रिया के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे काल। क्या बताएंगे? काल के बारे में बताएंगे। तो अभी हमने आपको जो पढ़ाया, किताब खोलिए, घर में पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पढ़ाने के बाद यदि आप पढ़ोगे तो आपको विषय वस्तु अच्छे समझ में आएगा। और जो प्रश्न उत्तर आप किताब से देख उन आंसर को देखकर अपने प्रश्न उत्तर वाले सेक्शन में जाकर बना सकते हैं तो बनाइए। स्कूल खुलने पर हम उसको चेक करेंगे। तो प्रश्न उत्तर आप किताब में जो बनाने का है उसको बना सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।